हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन द फोरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों तैयार हो जाओ कैलकुलस के लिए, पेन कॉपी उठा लो। और कल हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही उसके कॉन्सेप्ट और कुछ सूत्रों पर भी विचार किया था। आज हम लोग उन सूत्रों पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के रूप में आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं की गणित पढ़ने के लिए जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हैं वो बेस्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेसिक है, तो एनसीईआरटी को तो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे। एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है उसको पूरा कराएंगे। इसके साथ ही कुछ और जो बेस्ट बुक हैं गणित की, उनके भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे, जैसे आर.डी. शर्मा, टाटा मैकग्रा-हिल्स, इनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम साथ में कराते चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का, इसमें 5 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। इनका एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। लिखा हुआ है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड द्वारा निकालना है। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, कैसे उसको निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है शॉर्ट में समझने का प्रयास करें। एंटी डेरिवेटिव जैसे कल हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन को किस रूप में, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने कल सीखा था कि यदि dy बाई dx ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, या माइनस का दोनों साइड हम गुणा कर दें और यहां पर यदि हम माइनस ले लें, यहां पर यदि हम माइनस ले लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन x आएगा। तो यहां पर ये मूल फंक्शन है और जो साइन x आया ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव बोलते हैं। इस फंक्शन का ये कहलाता है क्या, डेरिवेटिव कहलाता है। ये डेरिवेटिव। फिर हम लोगों ने सीखा था कल ही कि चूंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, और इसलिए कल हमने सीखा था कि इसका यदि इंटीग्रल कर दिया जाए साइन एक्स का इंटीग्रल यदि कर दिया जाए तो हमें ये मूल फंक्शन मिल जाता है। मूल फंक्शन मिल जाता है यानी इनवर्स प्रोसेस चलाते थे हम लोग इस तरीके से। यानी sin x से माइनस cos x को प्राप्त करने के लिए आपको इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर जो माइनस cos x मिला इसको बोलते हैं क्या, इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रल। कल हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रल कहलाता है ये इंटीग्रल। sin x का ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल। यहां पर sin x को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। ये इंटीग्रांड है यानी समाकल्य है, और ये इंटीग्रल है यानी समाकल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। तो यहां पर जो इंटीग्रल है, क्योंकि ये डेरिवेटिव, ये sin x क्या है, डेरिवेटिव है, और इसके इनवर्स प्रोसेस से मिला है ये माइनस cos x, मतलब यहां पर माइनस cos x, इसलिए इंटीग्रल का दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इसको एंटी डेरिवेटिव ही बोलते हैं। यानी इंटीग्रल का ही दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। ये आपको सीखना है। कुल मिलाकर के जो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x, इस sin 2x का आपको क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इंटीग्रल निकालना है। मतलब आपको क्या सोचना है, सोचना ये है ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये चीज दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, sin 2x दिया हुआ है, मींस इस यहां पर ऊपर देखें तो आपको ये सोचना है, ये sin x यहां पर है तो आपको ये चीज गिवन है, फाइंड ये करना है। मतलब आपको सोचना ये है कि जो चीज ये है ये किसका डिफरेंशिएशन है। बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा क्या करता है, हमको इंटीग्रल का सूत्र नहीं लगाना है यहां पर। बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब डिफरेंशिएशन का सहारा लेना है, और इस तरीके से सोचना है कि ये जो sin 2x लिखा हुआ है यह किस चीज का डिफरेंशियल है, ये आपको सोचना है। तो साइन हमारा कहां ले जाता है, साइन हमारा कहां ले जाता है, cos की तरफ ले जाता है। तो हमें पूछना क्या है,
अब क्वेश्चन उठाते हैं, एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटी डेरिवेटिव निकालने का बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। sin 2x यानी fx इज इक्वल टू दिया हुआ है sin 2x। sin 2x अब आपको सोचना ये है कि ये sin 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप जानते हैं कि dy dx यदि हम कर दें किसका cos 2x का, cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, माइनस sin 2x, फिर 2x का करते हैं तो 2 मिलता है, तो यहां पर 2 लिख देते हैं, यानी माइनस 2 sin 2x। dy dx ऑफ cos 2x क्या होगा, माइनस 2 sin 2x। ये आपने पढ़ा है डिफरेंशियल। हमें ये सोचना है कि sin 2x यहां पर क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन किया तो ये टर्म आ गया, लेकिन हमें केवल ये टर्म चाहिए, sin 2x चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस 2 कांस्टेंट का ट्रांसफर कर लिए। तो इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 का इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1/2 dy dx cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। अब देखिए sin 2x आपको उत्तर मिल रहा है। अब यहां पर चूंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल में जब डिफरेंशियल करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो यदि हम डिफरेंशियल कर नहीं रहे हैं, केवल लिख रहे हैं, तो लिखने के सिस्टम में माइनस 1/2 हमारा अंदर भी इसको लिख सकते हैं, चाहे बाहर लिखा है चाहे अंदर। जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस चलाते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, मींस इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं। तो dy by dx ऑफ माइनस हाफ cos 2x इज इक्वल टू क्या, sin 2x। तो जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि ये sin 2x किसका डिफरेंशियल है। देखिए sin 2x किसका डिफरेंशियल है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब इसका डिफरेंशियल ये आ रहा है तो बाय इनवर्स प्रोसेस इस sin 2x का इंटीग्रल या इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है अंदर, ये एंटी डेरिवेटिव। तो आप लिख सकते हैं इसलिए इंटीग्रल ऑफ या एंटी डेरिवेटिव जो भी कहें, इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू क्या, माइनस हाफ cos 2x, माइनस हाफ cos 2x। तो इस तरीके से हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। ये एंटी डेरिवेटिव हो गया किसका, sin 2x। तो शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत ये करना है कि यदि sin 2x है तो डिफरेंशिएशन के संदर्भ में किसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन आता है, तो साइन पर विचार करना है, 2x पर विचार आपको नहीं करना है। यानी cos फंक्शन को जब लेते हैं उसका डिफरेंशियल साइन में आता है। अब क्योंकि जैसा 2x दिया है तो हम 2x इसमें भी ले लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए जैसे cos 3x दिया हुआ है, अब cos दिया है तो सोचेंगे कि cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos sin को लेगा, यानी sin वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos आता है। तो चलिए उसको लेके चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है आपका क्या, cos 3x। सिर्फ आपको सोचना है कि यह किसका डिफरेंशिएशन है, मींस पूरा नहीं सोचना है। ये जो cos है यह किससे कनेक्ट है डिफरेंशिएशन के संदर्भ में, तो आप जानते हैं कि cos किससे कनेक्ट है, sin से। तो इस तरीके से अब आप यहां पर क्या यूज करेंगे, dy dx ऑफ, जो कि dy dx ऑफ cos है तो sin लेना पड़ेगा आपको, 3x है इसमें भी 3x से लेके चलेंगे, sin 3x। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x, 3 cos 3x होगी। क्योंकि अब मुझे केवल cos 3x चाहिए और यहां पर cos 3x के अलावा 3 भी है, तो 3 का ट्रांसफर कर दें तो 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 dy dx ऑफ sin 3x, दिस इज इक्वल टू cos 3x। और इस प्रकार 1/3 को यहां भी अंदर कर दें तो dy dx ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो मिल गया हमें वो फंक्शन जिसका डिफरेंशियल क्या होता है, cos 3x होता है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि यह किसका डिफरेंशियल है। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं, और इसको लिख सकते हैं आप क्या, इसलिए एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, इसको एंटी डेरिवेटिव अथवा इंटीग्रल, दो नाम इसके, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 sin 3x।
ये आपका आंसर हो गया। e पावर 2x दिया हुआ है, बिल्कुल इजी एंड सिंपल। e पावर 2x का जब हम सोचेंगे कि e पावर 2x किसका डिफरेंशियल है, तो e की पावर x ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल कि उसका डिफरेंशियल भी वही होता है, इंटीग्रल भी वही होता है। तो यहां पर आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, e पावर 2x को ही लेके चलेंगे। तो एक इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन दिया हुआ है क्या, e पावर 2x, e पावर 2x। तो इसमें यूज करेंगे क्योंकि dy dx ऑफ e पावर 2x, e पावर 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। e की पावर 2x तो आता ही है, साथ ही 2x का करेंगे डिफरेंशियल तो क्या आता है, 2 टाइम्स e पावर 2x। तो यहां पर हम यूज करेंगे और 2 का ट्रांसफर कर दें फिर से, तो 1/2 dy dx ऑफ e पावर 2x, दिस इज इक्वल टू e पावर 2x। 1/2 को यहां भी अंदर करें, dy dx ऑफ हाफ और e पावर 2x इज इक्वल टू e पावर 2x। इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x, e पावर 2x इज इक्वल टू कितना, हाफ e पावर 2x। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर उसमें जो भी x का कोफिशिएंट रहता है कहां रहा है, नीचे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ था, कोफिशिएंट कहां था, नीचे आ। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपने सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करते चलें, समझते चलें, कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। ax प्लस बी फंक्शन दिया है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़ा हट के हो गया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और अलजेब्रिक फंक्शन में आपने देखा है, हमें सोचना है क्या है कि यह किस चीज का डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल में क्या होता है, पावर घटती है, तो ये डिफरेंशियल है, मींस जब यहां डिफरेंशियल में पावर 2 है तो मूल फंक्शन में पावर कितना होगा, इससे एक ज्यादा होगा, तब तो घट करके 2 हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको लेके चलेंगे dy dx, क्योंकि dy dx ऑफ ax प्लस b तो आपको लेना ही है, और इसका पावर कितना लेना पड़ेगा आपको, 3 लेके चलेंगे, तब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको पावर 2 मिलेगा। तो dy dx ऑफ q कितना आएगा, देखिए इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल जब करते हैं तो 3 शुरू में आ जाएगा आपको 3, और ax प्लस b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और जब ax प्लस b का करेंगे तो वहां से डिफरेंशियल में क्या मिलेगा, a। तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। हमको चाहिए केवल ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसके लिए 3a का ट्रांसफर कर दें, तो यहां पर आ जाएगा 1/3a dy dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। और इस तरीके से 1/3 को अंदर कर दें, तो dy dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या, 3a। इस तरीके से दिस इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर। और इस तरीके से आपको मिल गया, दिख गया कि यह किसका डिफरेंशियल है, ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3a। तो इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय क्या। तो इस तरीके से आपको काम करना है, समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, sin 2x माइनस 4 टाइम्स e की पावर 3x, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फंक्शन के रूप में क्या दिया हुआ है, sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x। तो sin 2x का अलग अलग हम लोगों ने निकाला था, अलग अलग इसको फाइंड किया था कि sin 2x इसका डिफरेंशियल है, अभी देखा था, और e पावर 2x है देखा था, तो e पावर 3x भी उसी प्रकार से काम करेंगे।
इसको क्योंकि दो फंक्शन दिए हुए हैं इसलिए आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। fx को आप मान सकते हैं कि ये f1x है और ये क्या है आपका f2x f1x f2x। तो जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव तो इस तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ f1x माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ f2x dx, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 डाल सकते हैं और फिर अलग अलग आप फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग फाइंड करने से मेरा मतलब है कि f1x का आपको अलग निकालना होगा, फिर f2x एंटी डेरिवेटिव, तो f1x के रूप में हम ले रहे हैं क्या f1x दिया हुआ है क्योंकि f1x sin 2x है sin 2x। तो इसमें हम सोचेंगे क्या कि sin 2x किसका डिफरेंशियल है, sin है तो हम cos लेके चले जैसा अभी किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए dy dx आप cos लेके चलेंगे cos 2x, ये कितना हो जाता था cos 2x का डिफरेंशियल माइनस 2 sin 2x, फिर हम -2 का ट्रांसफर कर देंगे तो -2 इधर आकर के -1/2 हो जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या लिख सकते हैं dy dx माइनस हाफ cos 2x ये -2 इधर आ गया और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2x। तो sin 2x का यानी इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx क्या हो गया माइनस हाफ cos 2x तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रल ऑफ f1x dx है, क्योंकि sin 2x ही तो f1x है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रल ऑफ f1x dx, इंटीग्रल ऑफ f1x dx क्या मिल गया आपको माइनस हाफ cos 2x। ये f1x आपको मिल गया माइनस हाफ, यानी यहां पर ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे f2x, क्योंकि f2x दिया हुआ है f2x इज इक्वल टू 4 into e की पावर 3x, 4 into e की पावर 3x। तो यहां पर आपको सोचना ये है कि ये किसका डिफरेंशियल है, क्योंकि e पावर से कनेक्ट है इसलिए हम डिफरेंशियल के रूप में भी dy dx ऑफ क्या लेके चलेंगे e पावर 3x ही लेके चलें। तो आपको मिल जाएगा इसका डिफरेंशियल कितना 3 टाइम्स e पावर 3x। इसके बाद जो हमें चाहिए एक्चुअल में e पावर 3x के अलावा जो 3 है ये एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को हम ट्रांसफर कर दें तो क्या मिल जाएगा 3 इधर 1/3 आकर के dy ऐसा एक बार लिख सकते हैं 1/3 dy dx ऑफ e पावर 3x इज इक्वल टू e पावर 3x। किंतु जो हमारा f2x है उसमें e की पावर 3x 4 into के रूप में लगा हुआ है, तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा करके यहाँ पर 4 बना सकते हैं। तो यदि 4 से गुणा कर दी पूरी इक्वेशन को तो यहाँ हो जाएगा क्या 4/3 dy dx e की पावर 3x इज इक्वल टू 4 into e की पावर 3x। 4 से पूरी इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई किया गया ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें 4 चाहिए। और इस तरीके से 4/3 को अंदर कर दें, 4/3 को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy dx ऑफ e की पावर 3x 4/3 इसमें लगा हुआ है, इस 4/3 को यहां यूज करेंगे 4/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू कितना 4 into e की पावर 3x। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल है एंटी डेरिवेटिव जो है ये आपको मिल रहा है, तो इसको हम यहां पर यूज कर लें, यहां पर यूज कर पा रहे हैं। इसकी अगली लाइन यहां पर यूज करें इंटीग्रल ऑफ 4 into e की पावर 3x dx इज इक्वल टू इसका जो इंटीग्रल है 4/3 e की पावर 3x। और इस तरीके से 4 into e की पावर 3x जो है 4 into e की पावर 3x को आपने क्या माना है f2x माना है, तो यहां पर यूज कर लें f2x dx इज इक्वल टू 4/3 e की पावर 3x। तो ये आपका इक्वेशन क्रमांक हो जाएगा, इक्वेशन क्रमांक जैसे f1x की वैल्यू मिल गई f2x की, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया
और ये जो मिला इक्वेशन 3। अब हम यहां से इक्वेशन 2 और 3 से यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो फाइनल हमारा इंटीग्रल fx dx मिल जाएगा। तो यहां पर यूज करें और लिख देते हैं फाइनल वैल्यू, लिख देते हैं फाइनल वैल्यू इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो आपको मिल गया इंटीग्रल ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx dx इज इक्वल टू f1x वाली वैल्यू यहां से इक्वेशन 2 से देखें तो ये कितना दिया हुआ है -12 cos 2x -12 cos 2x यहां से, और बीच में माइनस यहां ऑलरेडी है ही है माइनस, और इक्वेशन 3 से f2x इसकी वैल्यू है 4/3 e की पावर 3x 4/3 e की पावर 3x। तो इस तरीके से ये आपका इसका आंसर ये हो गया, एंटीडेरिवेटिव आपको मिल गया। तो इस तरीके से 2 पद हो 3 पद हो तो अलग अलग निकाल करके इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था आपका। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आप देख पा रहे हैं एक चीज आपको सीख लेना है कि यदि e की पावर 3x है, e पावर 3x है तो e पावर 3x by 3 आ रहा है इंटीग्रल, है ना, जो इनटू रहता है वो नीचे आ जाता है, ये चीज सीखना है। तो ये चीज यदि हम सीखे हैं तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है में केवल आपको ये सोचना है कि यह किस चीज का इंटीग्रल है। अब इसके बाद जो 6 नंबर से आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको नहीं लगाना है, उसमें आपको फार्मूला लगाना है। कहीं कहीं यदि जरूरत पड़ेगी तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज कर लेंगे। एक क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यहां पर e पावर 3x दिया हुआ है तो यहां पर यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन आपको करना है किसका, 4 e की पावर 3x प्लस 1 ये फंक्शन है dx। अब समझिए आप इसको, यहां पर ये इंटीग्रल का सिंबल है, ये पूरा फंक्शन है, इसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रांड बोलते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x यानी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। क्योंकि ये दो फंक्शन है इसलिए इंटीग्रेशन का यदि हम रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 4 e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ऐसा हम इंटीग्रल के रूल में पढ़े हैं। f1x प्लस f2x यदि हो तो f1x का इंटीग्रेशन करेंगे फिर f2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से इसको ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है 4 इसको आप बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ e पावर 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रल अभी चाहे तो लिखे रहे इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब एक चीज आपने देखा कि dy dx यदि x का डिफरेंशियल करते हैं, x का डिफरेंशियल तो ये कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 dx यदि 1 का इंटीग्रल कर दें तो ये कितना आएगा, x, ये x हो जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रल ऑफ 1 dx ये क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। साथ ही यहां पर हम लोगों ने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में देखा था कि e पावर 3x किसका डिफरेंशियल है, तो e पावर 3x किसका डिफरेंशियल है, ये अब शॉर्ट में समझ लें। यदि हम dy dx करते हैं किसका, e पावर 3x by 3 का, e पावर 3x by 3 का जब हम क्या करेंगे डिफरेंशियल, तो 3 जो है नीचे कांस्टेंट 1/3 कांस्टेंट हो जाएगा। e पावर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स e पावर 3x, 3 कैंसिल होकर के e पावर 3x मिल जाएगा। यानी e पावर 3x का इंटीग्रल जब करेंगे तो कितना आएगा, e पावर 3x by 3। तो डायरेक्ट यहां पर आप यूज कर सकते हैं 4 into क्या, e पावर 3x by 3 और प्लस इसका 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, और इसके बाद प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c यूज करें। तो इस तरीके से इस चीज का इंटीग्रल आपको मिल गया। इसको एक लाइन और चाहे तो लिख दें, 4/3 e पावर 3x प्लस x प्लस c, ये इसका आंसर। ऐसे आपको इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रल करना है किसका, x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। ये देखिए यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहां पर क्या करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है।
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे एक्स स्क्वायर का 1 में तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1 dx। इसके बाद अलग अलग कर दें, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx और इस तरीके से एक्स स्क्वायर dx। अब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल करने के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा। आप पढ़ चुके हैं कि x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, एक पावर बढ़ती है n+1 अपॉन n+1। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी पावर को एक बढ़ाना है और बढ़ा करके बढ़ी हुई जो पावर है उसको नीचे यानी हर में रखना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर एक पावर बढ़ा दीजिए तो 3 हो गया और यही 3 जो है नीचे आ जाएगा। -1 का इंटीग्रल हम लोगों ने देखा है, x प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, इंटीग्रल आपका हो गया इजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है 8वां क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इंटीग्रल का रूल लगाइए, जो कांस्टेंट है उनको बाहर करिए और अंदर जो है फंक्शन और अलग अलग टर्म का। तो ax स्क्वायर का पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर dx प्लस bx में b बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल यहां c का करेंगे तो c कांस्टेंट है तो बाहर ही लिखेंगे तो अंदर क्या रहेगा 1 dx। ऐसा लिख सकते हैं आप। क्लियर हो रहा है ना? यस। आगे चलते हैं, a यहां पर x स्क्वायर का जैसे अभी किया था पावर बढ़ाना, तो यहां पर हो जाएगा क्या x³/3 प्लस यहां पर देखिए b, x का क्या हो जाएगा, x लिखा है इसका मतलब इसका पावर 1 माना जाएगा तो एक बढ़ा दीजिए x स्क्वायर हो गया और वही पावर नीचे लिखेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा c1 का क्या होगा x। तो आपको मिल गया इसका रिजल्ट ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx। अब इसमें कांस्टेंट भी तो लिखना है, इंटीग्रल का कांस्टेंट भी तो लिखना है। अब क्योंकि abc यूज हुआ है और कांस्टेंट रूप में हमेशा हम लोग c लिखा करते हैं, तो यहां पर आपको वही c लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, कोई एक अलग कांस्टेंट दे दें इससे हट करके और इस तरीके से मान लीजिए एक कांस्टेंट दे देते हैं क्या d दे देते हैं प्लस यहां पर d और एक लाइन लिख भी दें कि जहां d क्या है समाकलन का नियतांक है उसको यूज करें। तो इस तरीके से आपका आंसर समाकलन का नियतांक ऐसे करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बस आप क्वेश्चन करते जाइए, कोई समस्या नहीं होगी आपको, एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स x² 2x² प्लस e⁻x। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभ्यास करें इनका, बेसिक क्वेश्चन है। जब इनको आप मन लगा कर करेंगे तो आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको आनंद आएगा। यहां पर देखिए दो पद यहां भी है, दो को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है x² का इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ x² प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म क्या है e⁻x dx बराबर 2 टाइम्स x² का इंटीग्रल अभी अभी आपने किया क्या x³/3 प्लस e⁻x का इंटीग्रल, फार्मूला पढ़ाया आपने, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है, e⁻x का डिफरेंशियल भी e⁻x होता है, राइट। तो इस तरीके से ये मिल गया 2/3 x³ प्लस e⁻x और कांस्टेंट लगा दे प्लस c। नहीं भी लगाएंगे तो कोई बहुत समस्या नहीं है, फिर भी लगा दीजिए क्योंकि कंसीडर होता है वो, चाहे आप लिखें या ना लिखें माना जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ √x माइनस 1 अपॉन √x इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल निकालने के पहले आप होल स्क्वायर का पहले कर लें। इसमें अलजेब्रा का फार्मूला लगा दें a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, √x का स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, √x का स्क्वायर x होता है, 1 अपॉन √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2ab करेंगे तो 2ab करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2a लिखेंगे तो ये a हो गया, b लिखेंगे तो 1 अपॉन √x और ये कैंसिल हो जाएगा, खाली आपको क्या मिलेगा 2। तो इस तरीके से x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2
ये चीज मिलेगा dx। अलग अलग कर दें, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 को बाहर करेंगे, 2 को 2 into 1 के रूप में माने और 1 को अंदर रख दें। इस तरीके से x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ा दें, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ x मॉडुलस x माइनस 2x, यहां पर लिख दें, 1 का x हो जाएगा, 2 है ही है, 2x प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। तो इंटीग्रल सरल है, कहीं समस्या नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इसका जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, उसको आप कैच करें, उसको पकड़ के चलें। और इंटीग्रेशन का जो फंडा है, दो ही फंडा है इसकी, एक है डिफरेंशिएशन, आपको अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भूल गए हैं तो कक्षा 11 में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ा है उनको एक बार रिमाइंड कर ले, एक बार लिख ले उनको। जितना ही अच्छा आपसे ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र हैं वो बनेंगे, उतना ही अच्छा आपसे इंटीग्रेशन आएगा। और डिफरेंशिएशन तो आपने अभी पढ़ाई, कोई समस्या ही नहीं। तो चलिए आज एक क्वेश्चन आर डी शर्मा का लेते हैं। आर डी शर्मा की बुक ये देखिए, यदि आप गणित बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आर डी शर्मा की बुक पढ़िए भी साथ में, आर डी शर्मा। और इसके बाद ये है टाटा की किताब, गणित की बहुत अच्छी किताब है, टाटा माइग्रा हिल्स। तो इनको हम साथ में लेके चलेंगे, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो भी हम साथ में करवाते चलेंगे। आज हम एक आर डी शर्मा का क्वेश्चन और एक टाटा माइग्रा हिल्स का क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल आपको निकालना है किसका, e पावर x log a बेस e, इसका इंटीग्रल आपको फाइंड करना है, e पावर x log a बेस e, राइट। अब इसमें आपको पहले समझना होगा फंक्शन को। फंक्शन को समझने के लिए log की जो प्रॉपर्टी है, जैसे एक log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m पावर n यदि लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n शुरू में रहता है, n इंटू लॉग, n इंटू लॉग हो गया, बेस ई मान के चलिए आप। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है n इंटू लॉग n, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जो शुरू में इंटू के रूप में रहेगा वो यहाँ पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, x log a बेस। अब इसको ये फॉर्म लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो इंटू के रूप में है ये पावर में जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log a, ये पावर में जाएगा, पावर x, और बेस क्या हो जाएगा। तो पहला स्टेप इसका यही है, पहले यूज करें, इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा, e पावर log a पावर x, बेस क्या है, ये पहला इसका स्टेप है। ये आर डी शर्मा का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लें आप। तो पहले स्टेप में लॉग की देखिए प्रॉपर्टी लग गई, तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। किसी दिन लॉग की पूरी प्रॉपर्टी पर एक लेक्चर हो जाएगा, तो जो भी कमियां होंगी आपकी लॉग के संदर्भ में वो भी मेकअप हो जाएगी। अब दूसरा ये सोचना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ई पावर, अभी आप इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, अभी आप फंक्शन पर काम कर रहे हैं, तो ई पावर, अब इसमें एक फार्मूला आप तैयार कर लीजिए, ई पावर log x, e पावर log x बराबर होता है क्या, x, e पावर log x बराबर x। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, e पावर log के बाद जो भी कुछ है, log के बाद जो भी कुछ है वही आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे हम आपसे पूछें कि e पावर log x स्क्वायर कितना होगा, e पावर log x स्क्वायर, तो उस फार्मूले को यदि आप अप्लाई करेंगे तो क्या मान हो जाएगा, e पावर log x का जब x होता है तो e पावर log x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो फिर e की पावर log a पावर x क्या हो जाएगा, भाई log के बाद जो होता है वही आ जाता है, तो e की पावर log a पावर x कितना होगा, आप बताइए कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब, a पावर x। तो यहां पर e पावर log a पावर x जो लिखा हुआ है, तो log के बाद क्या लिखा है, a पावर x, तो यहां पर आ जाएगा क्या आपका a पावर x dx। तो देखिए कुल मिलाकर के क्वेश्चन क्या है, ये फार्मूला ही तो है, कल हम लोगों ने सीखा था a पावर x का इंटीग्रल
कितना होता है भाई, आप बताएं। बिल्कुल सही जवाब, a पावर x का इंटीग्रल सिंपल सूत्र है जो कल चर्चा हुई थी, लेकिन इसको आर.डी. शर्मा ने किस तरीके से घुमा करके दिया, इसीलिए तो आर.डी. शर्मा बेस्ट। क्वेश्चन कितना सीधा है, लेकिन इसको लिखने का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब लॉग यदि आप जानते हैं तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी लगाएगी ये आपको समझ में आ रही है। अब a पावर x का इंटीग्रल आप बता सकते हैं, अभी आपने बताया a पावर x अपॉन log a बेस e, और प्लस लगा दीजिए क्या, कांस्टेंट, और आपका ये आंसर होगा। तो इस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें आप। अब लेते हैं एक क्वेश्चन टाटा माइग्रा-हिल्स का, ये भी बेस्ट बुक है और इसको हम प्रीफर करते हैं। टाटा माइग्रा-हिल्स भी देखिए, टाटा का क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर आपको खोलना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x cot x 2ab 2 tan x into cot x 2 tan a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला आपने डाल दिया dx, राइट। अब क्या मिलेगा आपको, यहां पर कोई समस्या नहीं, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x into cot x, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, tan x into cot x की वैल्यू कितना 1, राइट। तो tan x into cot x 1 हो गया, तो 1 2 into 1 2, ये आपको टर्म मिल गया dx। अब क्या करना है, यहां पर ये जो 2 है इसको ब्रेक कर दें, 2 1 प्लस 1 और एक 1 आपको इसको देना है tan स्क्वायर x को, और एक 1 इसको देना है किसको, cot स्क्वायर x को। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए लॉजिक जो यूज हो रही है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक 1 दे दिया tan स्क्वायर x को, लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक 1 इसको दे दिया 1 प्लस cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x। इस तरीके से ये टर्म हो गया dx। और अब त्रिकोणमिति सरसंख्या, देखिए त्रिकोणमिति के का सूत्र शुरू हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, दूसरी सरसंख्या क्या होता है बताएं, सही sec स्क्वायर x, राइट, sec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर x, ये तीसरी सरसंख्या है। अब बताइए 1 प्लस cot स्क्वायर x की वैल्यू, हाँ माइनस cos स्क्वायर x, राइट। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर x की वैल्यू cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा क्या sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहां पर दो पद आ रहे हैं, अब फार्मूला आप लगाएंगे क्या, इंटीग्रल का रूल लगाएंगे, तो अलग अलग इसको ब्रेक कर दें, और जब ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ब्रेक करने से, ब्रेक करें तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx, अलग अलग। और इस तरीके से sec स्क्वायर x का फार्मूला इंटीग्रल का क्या होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या मिलता है sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया tan x, और cos स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cot x, तो यहां पर आएगा माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो छात्रों जितने भी क्वेश्चन आज कराए गए हैं इनका आप घर में बैठ करके अभ्यास करें, वीडियो को देखें, एक बार वीडियो को देखें, नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को देखें, और फिर भी समझ में जो चीजें नहीं आती हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।